दैट वॉज दी रॉक बॉटम ऑफ माई लाइफ, जब लगा कि अब क्या करें। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट फिर से दे रहे हो तो आप क्या बोलते हैं टू योर 21 ईयर ओल्ड, एज यू सेड कि आपको 5 साल लगे पूरे प्रिपरेशन के, आपके पूरे जर्नी में व्हाट केप्ट यू गोइंग? तो अब एक्सटर्नल मोटिवेशन अगर बाहर से ढूंढेंगे, यूट्यूब से ढूंढेंगे एंट्री वीडियोस, वो दे हैव बिकम वेरी इनफेमस कि लबासना वीडियोस देख लो तो लबासना पहुंच जाएंगे। 3 बार प्रीलिम्स मैंने डिस्क्वालीफाई हो गई थी मैं। प्लान बी वाला क्वेश्चन इज क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। तीसरा प्रीलिम्स में जब वो नो रिजल्ट फाउंड दिखा था, नहीं तो आपको लगता है कि मैं तो रेस में घुस ही नहीं पा रही हूँ। उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन मैं उनसे आज तक मिली नहीं हूँ। तो ऐसे कौन से टॉप 3 मिस्टेक्स है विद रिस्पेक्ट टू योर जर्नी जो स्टूडेंट्स ने अवॉइड करने चाहिए? तो आपके नोट्स जितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, आपके आंसर्स उतने ही अच्छे रहेंगे। As we have only last 30 days left for prelims examination, so any guidance? 5 points which are most important for prelims. Hello friends, welcome to Target UPSC. Today with us we have Abdija Gupta, who has secured 43 rank, and it is our proud moment as Target UPSC Institute to have you as our student also. कुछ दिनों पहले तक I think you were watching Toppers Talk, and आज आप you are in the same chair, and you will be guiding our students with respect to your journey. क्या मिस्टेक्स आपने किए थे इन द फर्स्ट 3 अटेम्प्ट? टू टेल यू अबाउट अब्दीजा शॉर्ट, इन शॉर्ट वो पूरा डिटेल में उनकी जर्नी तो बताएंगे, लेकिन इन शॉर्ट शी कुड नॉट क्लियर फर्स्ट 3 प्रीलिम्स। इमेजिन 3 प्रीलिम्स नहीं हुआ, एंड इन द 4th अटेम्प्ट क्लियर्ड फर्स्ट प्रीलिम्स, फर्स्ट मेंस, एंड गॉट अ रैंक 43 इन टॉप 100। जब ये मेंस देके आई थी मेरे पास, एंड व्हेन आई सॉ हर पेपर, I told her कि 100% you're going to get a rank. मेंस में भी she was part of संकल्प मेंस बैच, प्रीलिम्स में भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स, वो वीडियोस देखती थी टारगेट यूपीएससी के। After watching the 12 hours marathon, I think so she joined संकल्प मेंस बैच, and जितना rigorously इन्होंने follow किया था कोर्स, I cannot find a person who has done it so rigorously for 2 months before the mains examination. And जितना उनके मैं नोट्स देखता था, I told her she is going to get a rank. And in today's video we are going to learn about her journey, उनके एजुकेशनल जर्नी क्या था, यूपीएससी का जर्नी क्या था, क्या मिस्टेक्स उन्होंने किए, तो ये सब कुछ हम जानेंगे। So to start with, Abdija, were you a topper in the school, colleges में? How brilliant you were as a student? Sir, I was actually among the good students only, always in my school as well as college. College, I was the topper of my batch that year. And school also I was among the bright students, but I think that is different, and UPSC is totally different because it often happens. See, every class has a topper, every class has bunch of students who are very bright, but here when they come, in fact any competitive exam, then they get a reality check. Multiple failures, that too at a prelim stage, it shatters you. It makes you feel that what was all that, I used to be the topper, but let me tell you, self doubt होना स्टार्ट हो? Absolutely, मतलब वो आ ही जाता है, सेल्फ डाउट आ ही जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बहुत ऑर्डिनरी रहे, उनकी भी इसमें रैंक्स आ जाती है, वो भी 1-2 अटेम्प्ट्स में। मुझे 4 लग रहे। मैं हमेशा बोलता हूँ इस एग्जामिनेशन में टैलेंट एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, बेसिक टैलेंट है। ऐसा नहीं कि हर बार आप IIT से ही हो, IIM से ही हो तो ही सिलेक्शन होगा। राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है कि इस एग्जामिनेशन इज हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी। राइट सर। एंड टू बी देयर टिल द एंड एंड टू गिव 100% इज द क्रक्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। आपका क्या कहना है इस पर? Yes sir, actually consistency as you said is the key. You have to give your 100%. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका सिलेक्शन होए चाहे नहीं होए, एग्जाम देने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई कुड नॉट हैव डन बेटर, आई मीन दिस इज वन फ्रेज माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट यू शुड हैव द फीलिंग आई कुड नॉट हैव डन बेटर। तो अगर ये लग रहा है तो ठीक है। और एक्चुअली इसी अटेम्प्ट में प्री के बाद भी मैं बहुत खुश थी। मार्क्स का कोई आइडिया नहीं था, कैलकुलेट किए थे, पर उसके बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई डिड माई बेस्ट। मेंस के बाद भी मैं खुश थी। इट वाज वेरी वेरी टायरिंग दोस 27 आवर्स पेपर्स, बट आई वाज हैप्पी। और इंटरव्यू के बाद भी आई केम आउट हैप्पी। सो आई हैड दैट फीलिंग दैट मे बी आई वुडंट हैव। यू वर कॉलेज से भी यू वर अ ब्राइट स्टूडेंट, तो आपने कहाँ से, आपका पूरा जर्नी क्या था? मतलब आपने स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया? You could tell something about this. सर, तो मेरे पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो इस वजह से मेरे काफ़ी जगह जगह पे मैं रही हूँ। MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद अभी फिलहाल हम पुणे में। तो मेरी स्कूलिंग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से हुई। राजस्थान से मैंने अपना 10th किया था, महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल उदयपुर, वहाँ से मैंने अपना 10th किया था। 12th मैंने GD बिरला से किया था, GD बिरला इन कोलकाता। और कॉलेज मैंने किया था लोरेटो कॉलेज, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। और मैं अपनी कॉलेज टॉपर भी थी, एंड आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन हिस्ट्री ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPSC आफ्टर आई फिनिश्ड माई ग्रेजुएशन। तो अभी उसके बाद बहुत समय लग गया। अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है, मैं डिस्टेंस से साथ साथ में इग्नू से मास्टर्स कर रही हूँ। और क्या ये रीजन था कि यू डिड योर हिस्ट्री बैकग्राउंड था, आपका BA इन हिस्ट्री था, आपका ऑप्शनल भी हिस्ट्री था?
राइट। सो डिड इट हेल्प यू इन योर ऑप्शनल प्रिपरेशन? जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था वही चीज़ आपने ऑप्शनल मिली, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ऑप्शन सिलेक्शन कैसे करें। तो मुझे लगता है दिस इज एन वेरी एन आइडियल केस जहाँ आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही आपने ऑप्शन लिया। तो डिड इट हेल्प इन द मेंस एग्जामिनेशन? राइट सर, एब्सोल्युटली। क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, तो ग्रेजुएशन में हिस्ट्री के जब मैं नोट्स बना रही थी, मेरे बैक ऑफ माइंड में तो स्टार्टिंग से था यूपीएससी करना है इवन ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। तो नोट्स बनाते वक्त कॉलेज के दिनों से मुझे लग रहा था कि यार मुझे ऑप्शनल हिस्ट्री लेना है, तो मैं इतने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाऊं कि ये मुझे बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी काम आए। और ऐसा ही हुआ। और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए या किसी भी ऑप्शनल के लिए, अब आजकल तो वैसे कोचिंग लोग लेते हैं, पर मुझे ऐसा था कि मैं कोचिंग नहीं लूंगी, मुझे हो जाएगा, मेरे ऑप्शनल के नोट्स में कॉम्प्रिहेंसिव बनाऊंगी तो हो जाएगा। तो वो मेरे ग्रेजुएशन के नोट्स बहुत हेल्प किए। और अभी फाइनली जब प्री क्लियर हुआ तो मेंस में भी मैं बार बार अपने ऑप्शनल के नोट्स, हर चीज़ के अपने हिस्ट्री ग्रेजुएशन के नोट्स देखती थी, इंडिया वर्ल्ड हर चीज़ के। तो वो बहुत हेल्पफुल थे, हिस्टोरियोग्राफी वगैरह। एंड आई रियली थैंक, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने लोरेटो कॉलेज की सभी हिस्ट्री की टीचर्स को, क्योंकि अगर वो प्रोफेसर्स ने वैसी एजुकेशन नहीं दी होती तो मैं यहाँ नहीं होती। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ। राइट राइट। एंड एज राइटली सेड, कॉलेज एंड जो स्कूलिंग लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज आपका जो एटीट्यूड बिल्ड करने में, नॉलेज सिस्टम बिल्ड करने में, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में। क्योंकि जो अभी मैं रिसेंट ट्रेंड देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आ रहे हैं जो 10th से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 12th स्टैंडर्ड से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और मैं उन्हें बोलता हूँ ये सही मतलब टाइम नहीं है। आप अपने पर्सनालिटी पर ज़्यादा फोकस कीजिए अभी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्सनालिटी अगर अच्छी रहेगी, आपका नॉलेज बेस अच्छा रहेगा, तो इनडायरेक्टली वो यूपीएससी एग्जामिनेशन में अगर आप फ्यूचर में प्लान करते हो तो भी सही है। आपने कब स्टार्ट किया यूपीएससी प्रिपरेशन? व्हाट वाज द टाइम? आपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया? जैसे आपने बोला कि ऑप्शनल तो आपने ग्रेजुएशन के साथ, लेकिन जो जीएस का पार्ट है, व्हेन डिड यू स्टार्ट? ये बात सही बोली आपने। आजकल बहुत ऐसा बज़ है कि 10th के बाद गाइडेंस चाहिए, 12th के बाद चाहिए। ऐसा नहीं है, मेरे दिमाग में था कि यूपीएससी करना है, सिविल सर्विस, सिंस वेरी अर्ली। तो मैंने क्या किया, 10th के बाद मैंने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम चूज की। और आई टुक सब्जेक्ट्स यही, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। तो मेरे सब्जेक्ट्स ये स्टार्टिंग से यही थे। तो इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, थोड़ा सा नैग था इन सब्जेक्ट्स का। और उसके बाद ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री ऑनर्स किया। लेकिन वो जो किताबें होती हैं हमारी, लक्ष्मीकांत और ये स्पेक्ट्रम, ये सब जो किताबें होती हैं, ये तो ग्रेजुएशन के बाद पढ़ी। ऑल्दो मैं सही से बताऊंगी, ग्रेजुएशन में मैंने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर मुझे अभी भी याद आता है कि मैं टाइम कट करती थी कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद 1-2 एनसीईआरटी पढ़ लें, मतलब ऐसा टारगेट रखे कि एक सब्जेक्ट 1 महीने में खत्म हो जाए, 2 महीने में खत्म हो जाए। तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दी थी मैंने। पर अब इन दी हाइंडसाइट, अब जैसे मुझे 5 साल लग गए फुल फ्लेजेड करते हुए। अप्रैल 2020 से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, अभी अप्रैल 2025 चल रहा है। तो अब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि तब नहीं भी करती तो बाद में इतना समय लगा, वही चीज बार बार पढ़ी, उस अच्छा एनसीईआरटी बाद में भी पढ़ सकती थी। किसी के पास समय है तो अब ग्रेजुएशन में एनसीईआरटी पढ़ सकते, वरना ऐसी कोई ग्रेजुएशन में यू कैन बिल्ड योर बेस बिल्ड करने से क्या होगा, जब आप एडवांस बुक्स पढ़ोगे जैसे लक्ष्मीकांत हो गया या फिर जो और इकोनॉमिक के बुक्स पढ़ोगे, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। हाँ, आसान। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बात और भी मैं ऐड करूंगी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में भी यही सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑनर्स था और साथ में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स था, तो मुझे वो एनसीईआरटी इजी थी। अब किसी बीटेक वाले को बोलेंगे कि साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ो तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा हार्ड हो सकता है। कहाँ आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो साथ साथ आप एनसीईआरटी, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करिए कि कैसा सूट करेगा। एज यू सेड कि आपको 5 साल लगे पूरे प्रिपरेशन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि जो यूट्यूब पर वीडियोस आते हैं कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कोई बनता है उसके पीछे 3-4 साल की मेहनत होती है। दिस एग्जाम्स डिमांड कि आपका पेशेंस रहे एंड इंटरनल मोटिवेशन रहे। एंड मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पूरे जर्नी में व्हाट केप्ट यू गोइंग? क्या ऐसा मोमेंट था जिस वजह से आपने प्लान किया कि यार मुझे यूपीएससी करना है, या कौन से ऐसे सिचुएशंस थे जिससे आप कंसिस्टेंटली 5 साल तक आपका मोटिवेशन बनाए रखे? तो क्या एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोटिवेशन था प्रिपरेशन का? जी, सबसे बड़ा इंटरनल मोटिवेशन की मैं बात करूं तो इंटरनल मोटिवेशन तो यही था कि सिविल सर्विसेज करना था हमेशा से, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू सर्व दी सोसाइटी एंड यूटिलाइज माय पोटेंशियल जितने बेस्ट फॉर्म में हो सके। तो वही जिस विकसित भारत की हम बात करते हैं, तो ये था कि उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहे, हम जो अपने एंड से बेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा एक रुझान था हमेशा से सोशल सर्विस की तरफ, सिविल सर्विसेज की तरफ, और इंटरेस्ट भी था इन सब्जेक्ट्स में, तो लगा कि शायद डुएबल है मेरे लिए। और रही बात एक्सटर्नल मोटिवेशन की, तो अब एक्सटर्नल मोटिवेशन अगर बाहर से इधर उधर से ढूंढेंगे, यूट्यूब से ढूंढेंगे कि लोग आजकल वो सब देखते हैं, वो एंट्री वीडियोस, वो दे हैव बिकम वेरी इनफेमस, तो उस तरीके से तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत ही मोमेंटरी होता है।
मैंने खुद भी देखे थे ये जैसे फर्स्ट ईयर में ऐसा लगता था कि लबासना वीडियोस देख लो तो लबासना पहुंच जाएंगे, मोटिवेशनल यूपीएससी वीडियोस, मोटिवेशनल यूपीएससी वीडियोस देख लो, पर वो इट डजंट रियली, इट इज नॉट रियली लॉन्ग लास्टिंग। तो क्या होगा, वो आपको तुरंत खुश कर देगा, एक दो दिन लगेगा कि हाँ हाँ वो हमें भी पढ़ना है वैसे ही, पर उसके बाद वापस लगेगा कि क्यों इतनी मेहनत करें। तो इसलिए बेहतर है कि आप ये मोटिवेशन ढूंढने की आप एक तो क्यों करना चाहते हैं, और दूसरा आप करेंगे तो उससे आपके अपनों को कितनी खुशी होगी। तो मेरे लिए हमेशा मेरे मम्मी पापा का मोटिवेशन था, मेरी दादी है, मेरी छोटी बहन है, मेरे नाना जी हैं, तो इन सबका ऐसा था कि नहीं बनोगे, बिल्कुल करोगे, बनोगे। और जितनी बार भी इतनी 3 बार प्रीलिम्स मैंने डिस्क्वालीफाई हो गई थी मैं प्रीलिम से, तो मुझे इन लोगों ने बहुत मोटिवेट किया, मेरे घर वाले ही थे हर उस पे साथ। और ये जर्नी भी ऐसी है ना कि आपके धीरे धीरे दोस्त मेरे बहुत है, लेकिन आपकी बात नहीं हो पाती, आप किसी से टच में नहीं रह पाते, पर आपकी फैमिली हर दिन आपके साथ है, आप रो भी रहे हो, वो आपका सारा रोना सुन रहे हैं। और मैंने पूरी तैयारी घर से की थी, मतलब मैं दिल्ली नहीं गई एक बार भी। दैट्स अ वेरी मतलब यूनिक थिंग है। बहुत बार ये होता है कि यार दिल्ली जाके ही होगा, हाँ, एंड दिस इज एन आइडियल सिचुएशन जहाँ 100% एंड यू कुड स्टडी एट होम। अगर एनवायरनमेंट घर पे अच्छा है, आप घर पे रह के कामली पढ़ सकते हो, फैमिली सपोर्टिव है, आपको इंडिपेंडेंस मिल रहा है, एक लाइब्रेरी जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है आपके शहर में ही, तो डेफिनेटली घर से पढ़ सकते हो एंड देयर इज नो बैरियर टू इट। वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क कि इस बार आपने प्रीलिम्स क्रैक किया, मेंस दिया, इंटरव्यू भी दिया, अगर नहीं होता तो व्हाट वाज द प्लान बी? डिड यू थिंक ऑफ प्लान बी एनी टाइम? क्या था कि या पेरेंट्स ने कभी क्यों फोर्स किया कि यार अब बस कर दो, ये करते हैं, मतलब क्या सिचुएशन चल रही थी दिमाग में? क्योंकि रिजल्ट के पहले नो वन नोस कि होगा या नहीं होगा, राइट, रैंक तो बहुत दूर की बात है। मतलब आई ऑल्सो रिमेम्बर जब आप आई थी इंटरव्यू गाइडेंस के लिए कि सर सिलेक्शन होगा है कि नहीं, द फर्स्ट थिंग इज रैंक क्या आएगा वो सेकेंडरी पार्ट है, सिलेक्शन होगा है नहीं। जी जी बिल्कुल। तो मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे फेज में आपने कुछ प्लान भी सोचा था, या आपके पेरेंट्स ने क्या उस पर्सपेक्टिव से कुछ प्रेशर डाला कि अब शादी कर लो ऐसा कुछ प्रेशर आया था? जी सर, ये एक्चुअली ये प्लान बी वाला क्वेश्चन इज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट, अगर मैं पूरे इंटरव्यू में बात करूं तो। ये क्या हुआ था, जैसे मैंने बिल्कुल भी प्लान बी के बारे में स्टार्टिंग से नहीं सोचा था, ऐसा लगता था कि बस बनेंगे, हमारा नहीं तो किसका होगा, वैसा वाला एक वो था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो कैसे होगा फिर ऐसा। तो पहला प्री नहीं, दूसरा प्री नहीं, उसके बाद मैंने डिस्टेंस से मास्टर स्टार्ट कर दिया था। फिर पर उसमें अगेन हिस्ट्री, एमए आप हिस्ट्री में हो तो इट डजंट रियली सिक्योर योर जॉब अगर कुछ और नहीं कर रहे हो इसके बाद। तो फिर उसके बाद मैंने जब थर्ड अटेम्प्ट नहीं हुआ, सोचा थर्ड आखिरी देते हैं, इसमें तो हो जाएगा, थर्ड प्री वापस नहीं हुआ, वो भी प्रीलिम्स। फिर मैंने प्लान बी को सीरियसली कंसिडर किया, दैट वाज दी रॉक बॉटम ऑफ माय लाइफ, जब लगा कि अब क्या करें। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सिविल सर्विस, एंड मैंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएएस का अटेम्प्ट दिया, उसी समय नोटिफिकेशन आया था। सो आई डिड क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस, इंटरव्यू कॉल भी आया उसका फिर आरएएस का। तो लकीली अभी थैंकफुली आई गॉट हियर, पर वो मेरा एक थोड़ा सॉलिड बैकअप तैयार हो गया था आरएएस का। ऑल्दो आई मतलब मैंने तीसरे अटेम्प्ट के बाद किया ये डिसीजन लिया, तब तक 3 प्रीलिम्स फेलियर हो चुके थे। सो आई वुड सजेस्ट दी एस्पिरेंट्स कि आप ऐसा मत करिएगा, इतने साल वेट मत करिएगा। अगर जैसे आप 1-2 डेडिकेटेड अटेम्प्ट्स देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दीजिए, उसमें आप कुछ मत करिए, पर आई थिंक इट शुड बी मैक्सिमम 2 तक नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा कुछ सोच लीजिए, ऐसा डाइवर्ट मत कर लीजिए कि अब मुझे फुल टाइम जॉब लेनी है, पर कुछ बैकअप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, मे बी अ मास्टर्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, और मे बी जैसे लॉयर्स जो होते हैं दे कैन ऑलवेज गो बैक टू देयर लॉ प्रोफेशन, डॉक्टर्स इंजीनियर्स कैन ऑलवेज हैव अ कॉर्पोरेट जॉब। तो इस तरीके से आप कुछ एक बैकअप की तैयारी सोचना शुरू कर दे सेकंड अटेम्प्ट के बाद, क्योंकि दिस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। जब आपने कहा कि रॉक बॉटम लो आपके लाइफ में आया था, हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ? क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये रॉक बॉटम में ऐसा फेज आता है कि बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। मतलब जब इतना लो फेज आता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, यानी ये नए जनरेशन में तो बहुत कॉमन है। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट कि इतने लो फेज में, मतलब क्या ऐसी चीजें आपको, जैसे आपने बताई थी ऑप्शन आप भी प्लान भी तो देख रहे थे, लेकिन मेंटली हाउ डिड यू सिक्योर योरसेल्फ? मतलब मैं जानता हूँ कि पेरेंट्स तो है, फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन व्हाट वाज द थॉट गोइंग बिहाइंड इट? आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया? मैंने सेम क्वेश्चन हर्षिता को भी पूछा था कि उनका भी सेकंड 2 प्रीलिम्स नहीं निकला, थर्ड अटेम्प्ट में शी वाज ट्राइंग टू। तो आई वांट टू नो कि मेंटली दिमाग में क्या चलता है उस फेज में, जब आप मतलब यू आर completely hopeless, मतलब that phase मुझे I think so I've rightly represented third attempt के बाद ऐसा फील होता है कि यार अब do I have a worth with respect to preparation also? सर तो मतलब मुझे लगता है ये हर एस्पिरेंट की एक दुखती रग होती है कि आपके मल्टीपल फेलियर्स के बाद कैसी कंडीशन थी। तो मुझे ऐसा था, मतलब मुझे आज भी वो दिन याद है, तीसरा प्रीलिम्स में जब वो नो रिजल्ट्स फाउंड दिखा था,
तो आई थिंक वो पूरे 8-10 घंटे तक दिन में रोने और सोचने के अलावा और कुछ था ही नहीं। और ये जिसने अटेम्प्ट्स दिए हैं और जिसने फेलियर्स फेस किया है, वो ये फेस कर, मतलब जो वो ये रिलेट कर सकता है, वो मुझे और बीइंग अ टॉपर पूरे हाँ जर्नी में जी एंड टू फेस अ फेलियर, जी मतलब वो और भी डिफिकल्ट हो जाता है। बीइंग अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है, उसने पहले भी ठीक है एवरेज रिजल्ट्स देखा है, कभी फेल हुआ है, जी तो उनके लिए फेलियर ठीक है, वो हैंडल कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने हैंडल किया है लाइफ में ऐसी सिचुएशन। फॉर यू तो और भी डिफिकल्ट हो गया होगा क्योंकि मतलब सब पेरेंट्स, सब रिलेटिव्स बोलते हैं कि यार बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, ये कुछ करेगी, बहुत अच्छा करेगी। एंड जब 3 प्रीलिम्स नहीं होता है, क्योंकि अगर मेंस होता है, एक बार प्रीलिम्स क्रैक कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेंस दिया है तो ठीक है, वो कॉन्फिडेंस होता थोड़ा है। मोटिवेशन रहता है। और प्रीलिम्स ही नहीं है, वो और भी डिफिकल्ट हो जाता है टू सस्टेन फ्रॉम दैट सिचुएशन। जी जी सही बोला आपने कि अगर एक आध स्टेज होती है ना तो आप इन्वॉल्व रहते हो। हाँ। नहीं तो आपको लगता है कि मैं तो रेस में घुस ही नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो मैं बाहर कैसे निकलूं उससे सक्सेसफुली। तो वो तो एक है। तो बस उससे मोटिवेशन तो यही था उस समय। एक तो बहुत सीरियसली आई वाज थिंकिंग अबाउट बैकअप। एक तो सीरियसली लग रहा था कि कुछ प्लान भी एक सॉलिड सा रहे, एक समथिंग टू फॉल बैक ऑन। तो फिर उसमें आई टोल्ड यू अबाउट पीसीएस। और उसके अलावा एक और मैंने सोचा था कि थर्ड ऑप्शन आफ्टर पीसीएस एक और थोड़ा सा कर लिया था, क्योंकि वही कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो फिर मैंने सोचा था कि एकेडमिक्स में भी कर सकते हैं। तो ऐसे खुद को दिलासा दिलाई अंदर से कि नहीं यार, करते हैं कुछ, ये नहीं तो कुछ और होगा। ये भी एक फैक्टर है कि अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हो यूपीएससी की, बहुत 1-2 साल डेडिकेटेड कर लेते हो, तो आप एक उस स्टेचर पे पहुंच जाते हो कि इफ नॉट यूपीएससी, फाइनली इफ नॉट यूपीएससी तो कुछ और तो अच्छा होगा ही। तो जो भी यूपीएससी के लिए बहुत पढ़ लेते हैं, यू हैव गेन्ड लॉट ऑफ नॉलेज, यू हैव नोन अ लॉट अबाउट योर कंट्री ऑलरेडी। तो वो एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगा ही। एंड मतलब जैसे आपने बताया कि आपने कम्प्लीटली पुणे से ही प्रिपेयर किया, तो आपका कोई फ्रेंड सर्कल था जहां आपने ग्रुप स्टडी की, या फिर ऑनलाइन आप क्या डिस्कशन होते थे आपके प्रिपरेशन के वक्त? मतलब यूपीएससी का रिलेटेड कोई ग्रुप था आपका प्रिपरेशन के वक्त? जी सर, एक्चुअली कोलकाता और पुणे इनसे मिक्स किया था। पहले कोलकाता में थी, फिर आई शिफ्टेड टू पुणे। तो मैंने कोचिंग ली थी लेकिन ऑनलाइन, और टारगेट यूपीएससी इज ऑल्सो ऑनलाइन। तो मैं दिल्ली जाकर के ऑफलाइन कोचिंग नहीं करी मैंने। तो ऑनलाइन कोचिंग्स में भी जो थोड़े बहुत ग्रुप्स बनाते हैं वो लोग, तो मेरे कुछ दोस्त से बहुत सर्कल नहीं था ऐसा, और उनसे भी जिनसे था उनसे बहुत कम बात होती थी। मतलब ऐसा कि 2-3 महीने में कभी एक बार, वो भी ऐसा ही फ्रस्ट्रेशन हल्का करने के लिए, क्या पढ़ रहे हो यार, नहीं हो रही पढ़ाई, इसी तरीके की बेसिक बात है। और जिन दोस्तों के साथ मैं टच में थी, अभी भी हूँ, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन मैं उनसे आज तक मिली नहीं हूँ, क्योंकि उनसे पूरा थ्रू आउट ऑनलाइन है, ऑनलाइन कोचिंग ही रही हमेशा। तो मतलब 5 साल की दोस्ती है, लेकिन मैं उनसे अभी तक मिली नहीं हूँ। तो एज यू सेड कि आपका मतलब इट वाज अ 5 ईयर जर्नी, तो ऐसे कौन से टॉप 3 मिस्टेक्स है विद रिस्पेक्ट टू योर जर्नी जो स्टूडेंट्स ने अवॉइड करने चाहिए? क्योंकि आपकी जर्नी ऐसी है कि बहुत सारे स्टूडेंट उससे कोरिलेट कर पाते हैं, क्योंकि व्हाट वी हैव सीन इज एक बार प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, 2 बार प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। एंड मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे मिस्टेक्स किए आपने जो स्टूडेंट्स अवॉइड कर सकते थे, या अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट फिर से दे रहे हो तो आप क्या बोलते हैं टू योर 21 ईयर ओल्ड, ये मिस्टेक प्लीज अवॉइड करना? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, दिलचस्प। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट प्रीलिम्स के समय एक गलती की थी कि पीवाईक्यूज को सही से एनालाइज नहीं किया था। और कुछ भी हो जाए, पीवाईक्यूज आर दी ऑथेंटिक सोर्स, योर बेस्ट फ्रेंड्स इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो पीवाईक्यूज को उसमें एनालाइज नहीं किया था, तो मेरे को समझ में नहीं आया था। मुझे लगता था पीवाईक्यू उठाते हैं और उसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं 2 घंटे में। ये नहीं पता था कि वी यूज इट एज स्टडी मटेरियल, तो हमको उसका लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट जाना है, वो सब चीजें नहीं पता थी। तो एनालाइज किया, तो सेकंड अटेम्प्ट में ये फर्स्ट मिस्टेक हो गया कि पीवाईक्यू, this will be first, this PYQ. Second, I would say again, I mentioned it already, plan B. तो 1-2 अटेम्प्ट्स तक तो ठीक है, आप फुल फ्लेजेड दे, लेकिन ग्रेजुअली प्लान बी रख ले। शायद अगर थर्ड की जगह मैंने सेकंड के बाद सोच लिया होता तो थर्ड के बाद इतना बड़ा सेटबैक नहीं लगता। और चलो ठीक है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो एक थोड़ा सा प्लान बी के बारे में सोचे। आपके अगर 2 अटेम्प्ट्स हो गए, 2-3 अटेम्प्ट्स, तो उसके बाद थोड़ा सोचें। तो दिस वुड बी थर्ड, दिस वुड बी सेकंड। एंड अनदर वन वुड बी कि जैसे ये जर्नी कई बार बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो कई लोग अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं, किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करना, कहीं बाहर नहीं जाना। तो खुद को थोड़े थोड़े समय में छोटे छोटे ब्रेक्स देते रहे। एक तो मुझे लगता है सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ऐसे कोई बहुत सर्कल्स नहीं थे और बहुत घूमना नहीं था, पर कम से कम फैमिली थी। तो और कुछ नहीं तो फैमिली के साथ ही एक डिनर पे चले गए, घर में बैठ करके सबने ऐसी हाँ हाँ ही कर ली, थोड़ी सी लाइट डिस्कशन कर लिया, आपने अपने दिल हल्का कर लिया। तो वही मेरे लिए एक अच्छा ब्रेक हो जाता था। मूवी देख ली।
तो ऐसा कुछ छोटा छोटा, अगर फैमिली के साथ आप रह रहे हो तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट। अगर अकेले रह रहे हो तो वो थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है, तो उसमें आप एक छोटा मोटा हेल्दी सर्कल रखें जहाँ पे लोग फालतू की बातें नहीं करते हैं, थोड़ा हेल्दी डिस्कशन करते हैं, अच्छा Right. ऐसा, तो उनसे इंटरेक्शन बनाए रखें। तो जैसे आपने बताया कि आप ब्रेक्स लेती थी, तो ड्यूरिंग दिस फेज कुछ हॉबीज आपने परस्यू की, या मतलब टू रिलीज दैट टेंशन, प्रेशर मेंट ऑफ करने के लिए कुछ ऐसी चीजें आप करती थी, कोई स्पोर्ट्स या फिर कोई गेम्स, और विद रिस्पेक्ट टू पेंटिंग, डांसिंग, कुछ आपने ऐसे परस्यू किया था? जी, एक्चुअली हॉबीज मेरी एक हॉबी तो स्विमिंग है, तो स्विमिंग मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा पाती थी क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो वैसे करती थी, कभी कभी करती थी, पर बहुत रेगुलर नहीं थी। रेगुलर मैं किसी चीज़ में थी तो वो क्रिएटिव राइटिंग और डायरी राइटिंग, ये दो मेरी बहुत पसंदीदा हॉबीज है, तो उससे मेरा स्ट्रेस भी रिलीज होता था और वो मुझे अच्छा लगता था। I have to tell कि Avdija is a very good poet and she can write poetry. I would like you to recite a poem if you can. पर अभी तो रिकॉल नहीं है, अभी तो नहीं कर पाऊंगी रिकॉल। Okay. लेकिन कोई फेवरेट पोएट आपका ऐसा? Yes, I like Robert Frost a lot and John Keats. जॉन कीट्स। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू कि इंटरव्यू आपका कैसा हुआ था? क्या ऐसे कोई ट्रिकी क्वेश्चन या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि आपने इतना वाइडली ट्रैवल किया है, मतलब आपका जर्नी इतना, मतलब यू हैव मूव फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट्स, तो उस पर कोई क्वेश्चन था, या फिर व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट आपके इंटरव्यू जो हुआ था डोलपुर हाउस में 30-35 मिनट्स में, तो क्या फीलिंग था? व्हाट वर द क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस, या जो आपको अभी भी याद है? राइट सर, क्वेश्चंस तो याद है कुछ कुछ। मेरा शीलवर्धन सर का बोर्ड था, Okay. तो आई वाज लकी इनफ, काफी कॉर्डियल बोर्ड था और अच्छा सा, बहुत अच्छे नोट पे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, चला। मतलब ऐसा नहीं था जैसे लोग कहते हैं ना कि सर आई कांट रिकॉल, ऐसा बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आई डोंट रिमेम्बर, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने 2-3 क्वेश्चंस तो थे एटलीस्ट जिसमें मुझे बोलना पड़ा कि नहीं आता है मुझे, लेकिन उसके अलावा बाकी कुछ क्वेश्चंस का अच्छे अच्छे सवाल थे। मुझे अगर एक सवाल मैं बताऊं तो कि मुझसे क्रिएटिव राइटिंग, मेरी एक हॉबी भी लिखी थी मैंने, क्रिएटिव राइटिंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो इट्स बेसिकली लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स दैट वी रीड, वो मैं लिखती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, यू डू दैट, सो व्हाट आर योर 3 क्वालिटीज that make you a better, that make you a good self writer on creative writing or on self improvement. तो मैंने बोला कि सर, आई एम अ गुड लिसनर, आई एम अ कीन ऑब्जर्वर एंड आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। सो इज दैट ओके, एंड 2 नेगेटिव्स ऑफ यू जो कि आपको कम अच्छा बना देते हैं, आपको एक्ट एज अ डेटरेंस टू दिस। तो अब मैंने उनको बोला कि सर, आई इन जनरल आई हैव वन नेगेटिव क्वालिटी दैट कैन बी कॉल्ड नेगेटिव, दैट आई टॉक अ लॉट, सो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी लॉन्ग, बट आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन क्रिएटिव राइटिंग, सो आई कैन बी डिस्क्रिप्टिव इन माई राइट अप्स। तो वो सब हंसने लगे और बहुत पोलाइट मोमेंट था, दे वर वेरी हैप्पी विद दिस रिप्लाई दैट आई यूटिलाइज्ड इट इन अ बेटर मैनर। तो ये थोड़ा सा अच्छा मोमेंट था। और क्वेश्चंस किस पर है आपके इंटरव्यू में, मतलब? क्वेश्चंस तो जैसे आपने पूछा, अलग अलग जगह में रही हूँ, सो दे आस्क्ड अबाउट भेड़ाघाट फ्रॉम जबलपुर, उससे मैं जबलपुर की हूँ, मूल निवासी, तो जबलपुर से पूछा। फिर पुणे से भी एक आध क्वेश्चंस बेसिक पूछे थे। कोलकाता से उन्होंने मेरे कॉलेज के हिस्ट्री के बारे में, लोरेटो कॉलेज इज अ वेरी ओल्ड कॉलेज, इट गॉट एस्टैब्लिश्ड इन 1912, तो उन्होंने कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में पूछा, प्रोमिनेंट एलुमनाई, एंड हॉबीज से काफी क्वेश्चंस थे। मेरी हॉबीज से, स्विमिंग भी हॉबी लिखी थी एक, तो स्विमिंग से भी काफी क्वेश्चंस थे, और थोड़ा करंट भी था। करंट अफेयर्स भी। एंड हाउ डिड यू एसोसिएट विद टारगेट यूपीएससी? मतलब यू, इफ यू कुड टेल एस्पिरेंट्स कि आपने कब से टारगेट यूपीएससी फॉलो करना स्टार्ट किया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू संकल्प मेंस बैच? तो इफ यू कैन ब्रीफली समराइज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एंड बीइंग अ स्मॉल इंस्टीट्यूट, we would like our toppers to give an honest review with respect to the initiatives which we take. आपने कितना फॉलो किया था, कब स्टार्ट किया था? So I would like to hear it from you. Sir, actually, I really personally I thank you for this, and I thank Target UPSC as well. क्योंकि क्या हुआ था, जैसे कि मैंने बताया पहले कि मैं RS की तैयारी करने लग गई थी बीच में, 3rd अटेम्प्ट के बाद, तो वो पूरा साल चली, लगभग 4th प्रीलिम्स आते आते तक वही चल रही थी, और मेरा करंट अफेयर से और पिछले अटेम्प्ट्स में जो मैंने मेंस की प्रिपरेशन की थी पहले से, प्री क्लियर करने से पहले ही, वो काफी डिटैचमेंट आ गया था उससे। तो बहुत कुछ चीजें थी जो कि रिवाइज करनी थी, और बहुत कम समय था, और प्री क्लियर होने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी इतने कम समय में कैसा। तो और मैंने सर के आपके मैंने मैराथन वीडियोस देख रखे थे, जो आई थिंक बहुत लोग देखते हैं, 12 आवर मैराथन करंट का, और सीसाइट के भी देखे थे। तो मुझे मालूम था कि, और ये पुणे बेस्ड भी था, तो वो वैसा, और आपका पूरा ऑनलाइन था, सो दैट वे इट वाज वेरी एक्सेसिबल, कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए सही था। तो फिर मैंने सोचा कि नोट्स भी मिल जाएंगे, करंट भी रिवाइज हो जाएगा, तो ये क्लास ले लेते हैं। तो फिर मैंने वो संकल्प मेंस बैच ज्वाइन किया था, एंड इट हैड बीन एक्सट्रीमली हेल्पफुल, क्योंकि फिर मैं, जैसे क्लास में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस भी होते थे, तो उसमें जब आप बोलते थे कि मैं आपको 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, आप सोचो, तो उन 2 मिनट्स में
3-4 दिन तक सोचने में, पहले 1-2 दिन ऐसा लगे, 1-2 घंटे जो भी आप देख रहे हो तो लगेगा अरे यार कैसे सोचे क्या सोचे। 3-4 दिन आप सोच रहे होगे ना, 5वें दिन आपको लगेगा कि यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस। तो आपको वो आ जाएगा, एक नैग आ जाएगा, फिर क्या आंसर्स बनाना भी आ जाएगा कि इस तरह के जनरल पॉइंट्स आप हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। और उसके अलावा नोट्स, जो जैसे क्लास में नोट्स देते थे आप, तो उन नोट्स को भी मैंने काफी ऑर्गेनाइज तरीके से रखा था, मतलब उस पर मैं बाद में आऊंगी व्हेन वी विल टॉक अबाउट मेंस, पर मेंस में इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो वो नोट स्पीकिंग हेल्पफुल इन योर जर्नी, मतलब जो हम संकल्प मेंस बैच में हर एक स्टूडेंट के खुद के नोट्स बनवाते हैं, एंड इट इज कंपलसरी टू राइट जूम लाइव टेस्ट, मतलब द एंटायर प्रोसेस इज कवर्ड। जैसे मैं बोलता हूँ कि जस्ट डू नॉट गिव यू फिश, वी टीच यू हाउ टू फिश। यस बिकॉज अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सीख लिया तो क्या होता है कि यू कैन टैकल एनी क्वेश्चन। यस सर। एंड जब हम कोई टॉपिक्स कवर करते हैं संकल्प मेंस बैच में, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही कवर करता है, सो इनडायरेक्टली आपके आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से भी पॉइंट्स कवर हो रहा है, आपके नोट्स भी बन रहे हैं, आप सोचना भी सीख रहे हो। तो इन दैट वे द रिजल्ट विच वी हैव गॉट थ्रू संकल्प मेंस बैच इज बिकॉज ऑफ द एंटायर प्रोसेस। यस तो वुड यू लाइक टू put some light on that? यस सर। सो जैसे आपने पूछा कि मेंस में अभी बात करी है तो मैं मेंशन कर ही देती हूँ कि मेंस में तो जैसे पीवाईक्यूज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बोथ प्री एंड मेंस। नेक्स्ट टू पीवाईक्यू इन मेंस कम्स योर नोट्स। तो आपके नोट्स जितने ऑर्गेनाइज्ड है, आपके आंसर्स उतने ही अच्छे रहेंगे, और टेस्ट में आपको अपने आप प्रोड्यूस कर पाओगे तो आपको दिखेगा जब आपके नंबर्स इंक्रीज होंगे। तो नोट्स कैसे बनाने पे तो वही है कि एक तो टारगेट यूपीएससी में वैसे ही बता देते हैं, टॉपिक्स लेते हैं, टॉपिक्स में वही स्टार्टिंग से आप या तो फ्लो चार्ट्स बनाएं या तो आप पॉइंट फॉर्म में लिखे, पैराग्राफ जो आपको सही लगे तो उस फॉर्म में। हालांकि पॉइंट्स फॉर्म अगेन आई वुड से कि इट इज गुड टू रीड, ईजियर टू रीड, तो वो अच्छा रहता है। फिर आप बहुत सारा करंट अफेयर्स उसमें ऐड करना है, वो हमको इससे हमारे बैच में बताते थे जो भी चल रहा है, तो फिर डेटा स्टैटिस्टिक्स उस वो सब भी मिल जाता है। तो ये सब चीजों को मिला करके अगर आप अपने नोट्स में लिख रहे हैं तो वही अपने आप आपके आंसर्स में दिखेगा। और ये चीज तभी समझ में आती है जब आप नोट्स को खूब बार रिवाइज करें, अच्छे से क्लास में सुने, रिवाइज करें, और उसके बाद जब आप वहां पे देखेंगे तो आपको अपने आप नंबर आएंगे। सो कुड यू पुट अ लाइट ऑन द एंटायर प्रोसेस जो आपने एक्सपीरियंस किया मेंस बैच में? जी तो अगर संकल्प मेंस की बात करें, संकल्प मेंस बैच की, तो आई वाज इन बैच 2, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो मतलब ऐसा होता था कि जैसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, एक तो जैसे मैंने बताया कि उससे एक सारे आंसर्स बनाना आ जाता है। उसके बाद जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपने एक टॉपिक कराया था कि शुड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बी देयर, तो पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी जिसमें हम खुद से सोचेंगे, फिर आप बताएंगे कि येस और नो। अब येस उसके प्रोज रहेंगे, कॉन्स उसके जो कॉन्स रहेंगे, प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो रहेंगी। उसमें मुझे अभी भी याद है, अपने प्रेसिडेंट का, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का मैम का एक कोर्ट स्टेटमेंट था AIJS पे, तो वो आपने बताया था, तो वो एक बिल्कुल अच्छे से याद हो गया था मुझे कि AIJS पे कोई क्वेश्चन आए तो उनका स्टेटमेंट लिखना है, तो वो चीजें आ जाती हैं। स्टैटिस्टिक्स क्लास में रहेंगे तो आपको वो भी याद आएंगे वहाँ पे, तो वो सब हमने किया था, तो इट डिड एक्चुअली हेल्प अ लॉट। और फिर वही नोट्स को मैंने बहुत बार रिवाइज किया था, बहुत बार, आई थिंक 5-6-7 बार रिवाइज किया होगा। सो इट ऑटोमेटिकली गॉट प्रोड्यूस, मतलब इतना मैकेनिकली वो कोडेड हो गया था दिमाग में कि वो अपने आप आया। और उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज थी, जूम लाइव टेस्ट, विच इज वेरी यूनिक। तो जब मैंने मम्मी को बताया था कि एक जूम टेस्ट है वो तो सामने होगा, तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि कम से कम ये टेस्ट मिस तो नहीं करेगी, कि मतलब सामने अगर आप उसी दिन दोगे तो दोगे, नहीं तो आप नहीं दे सकते। तो वो बहुत खुश थी कि चलो कम से कम ये टेस्ट लिखेगी। मतलब संकल्प मेंस बैच में अगर आपने जूम लाइव टेस्ट नहीं दिया या मिस कर दिया तो हमारी टीम आपको कॉल करके डांटेगी भी, मतलब दैट वाज अ काइंड ऑफ स्ट्रिक्टनेस। जी क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप कंटेंट पढ़ रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट्स क्यों टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट नहीं है, लेकिन हम यहाँ क्या इंश्योर कर रहे हैं, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहे हैं, आपको पूरा कंटेंट सिखा रहे हैं, आपके नोट्स बनवा रहे हैं जी, और फिर टेस्ट ले रहे हैं। तो जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स थे जो टेस्ट कंप्लीट करते थे, जैसे आपने भी ऑलमोस्ट एवरी टेस्ट आई नो यू हैव गिवन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टेस्ट, सिमुलेटर्स भी वो इम्पोर्टेंट से वो भी लिखे थे, वो 4 टेस्ट भी लाइफ में फुल टेस्ट। तो वो जो हमारा सक्सेस रेट है इज बिकॉज ऑफ द एंटायर प्रोसेस एंड द थोड़ा सा जो डिसिप्लिन हम लाते हैं कि कंपलसरी सोचना ही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एंड किसी को नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको नोट्स बनाने ही है, क्योंकि अल्टीमेटली खुद के नोट्स ही आप रिवाइज कर पाओगे। सो आई वुड लाइक टू शो दीज आर हर संकल्प के GS3 के नोट्स, इतने शॉर्ट नोट्स है एंड शी कवर्ड एवरीथिंग इन दिस। क्योंकि अगर आपके इतने क्रिस्प नोट्स होंगे तभी लास्ट फेज में क्या होगा, आप रिवाइज कर पाओगे। हर एक टॉपिक पर शी हैड दिस 2 पेजर नोट्स, मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, जहां हर एक टॉपिक शी हैज कवर्ड इन अ वेरी क्रिस्प फॉर्मेट। तो अगर आपके पास ऐसे नोट्स नहीं है तो लास्ट फेज में इट इज लिटरली इम्पॉसिबल, आई कैन टेल यू, मतलब कि ये मेंस एग्जामिनेशन हो ही नहीं सकता अगर नोट्स नहीं है तो। एंड राइट फ्रॉम GS1, GS2 एंड GS3 मतलब आपके सबके नोट्स होना बहुत जरूरी है। तो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट इंटरलिंकेजेस व्हिच वी डिड इन संकल्प मेंस बैच? Yes sir, if I can recall one example from interlinkages,
यस, सो दैट वुड बी एक हमने किया था टॉपिक क्राइम करके कि वाई राइज ऑफ क्राइम इज हैपनिंग। तो अब इसमें हम बेसिक पॉइंट्स लिखते हैं, राइज ऑफ क्राइम में वही पॉवर्टी वगैरह लिखेंगे। तो उसमें एक टॉपिक था कि GS4 से आपने लिंक किया था कि सिंपैथी, एम्पैथी ये सब सोसाइटी में कम हो रही है, कंपैशन कम हो रहा है, तो इस वजह से अग्रेसिवनेस ये सब चीजें ज्यादा हो रही है। ह्यूमनाइजेशन। हाँ, डिह्यूमनाइजेशन। वैसे एक और था कि पॉप कल्चर को देख देख करके लोग काफी आजकल उस चीज को हीरोइक फॉर्म में समझने लगे। तो ये थोड़े से नए नए टॉपिक्स आते, नए नए ऐसी चीजें डिस्कस होती हैं और GS4 से लिंक हो गया। वैसे ही जैसे आप आंसर्स को रीयूज कर सकते हो किसी और जगह में। फॉर एग्जाम्पल यही सेम एग्जाम्पल में ये हमने सोसाइटी में पढ़ा GS1, पर इट कैन बी यूज्ड इन दैट नक्सल वाला टॉपिक इन GS3 ऑल्सो, इंटरनल सिक्योरिटी। सो इट कैन बी, देयर कैन बी मल्टीपल यूजेजेस। वो आप समझोगे धीरे धीरे जब आप सिलेबस देखोगे तो। As we have only last 30 days left for prelims examination, तो any guidance, any advice to the aspirants जो आप देना चाहते हो? Sir, for prelims, this is my personal mantra. So I coined this 5-point rule. I mean, 5-point rule was for me only, but I would love to share it with aspirants if they can take anything. So it is like 5 points which are most important for prelims. First would be PYQs. That is mother of everything. And you have to see PYQs in these 30 days very, very efficiently. अब आज 24 तारीख है, अगले 25 को है. So this is, we have to see that very, very efficiently. बिल्कुल सारे अच्छे से देखें 2013 से 24 तक. Second would be your static portion. So static is very important. उसको multiple revisions करें जितने हो सके. Third would be CSAT. तो CSAT के लिए I would say PYQs again are the most important. बाकी आप PYQs में जो भी टॉपिक टफ लग रहा है उसकी थोड़ा YouTube पे वीडियोस वगैरह देख लो, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है. फोर्थ इंपॉर्टेंट वुड बी करंट. सो करंट अफेयर्स इज वेरी एसेंशियल और वो डायनामिक भी है. स्टैटिक इज मोर इंपॉर्टेंट दो, बट करंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि करंट से और करंट इज नॉट वेरी टफ इफ यू एक्चुअली इन्वेस्ट इन दैट. तो कोई भी मैगजीन जो आपने अब तक पढ़ी है, मैराथन सेशंस रहेंगे, आप वो सब देखें. हो सके तो नोट्स बनाए, नहीं तो आप बस उसको देख ले. करंट इज इंपॉर्टेंट. एंड लास्ट वुड बी मॉक्स. तो मॉक्स जरूर लगाएं. मॉक्स लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको एनालाइज करना. कोई मतलब नहीं होगा मॉक्स का अगर आप लगा के भूल जाते हैं. गिव 1.5 hours फॉर मॉक्स एंड 1.5 hours फॉर एनालिसिस और उसको रिवाइज करें. सो दीज आर द 5 पॉइंट. और सर जैसे आपने भी मेंशन किया कि हमारी टीम आपको कॉल करके डांट लगाएगी, तो उसमें मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद है. सो अथर्व सर वॉज माई मेंटर इन फ्रॉम टारगेट UPSC. सो ही वंस कॉल्ड मी. मैंने उनको अपना एस्से भेजा था दिखाने के लिए, तो उन्होंने मुझे कॉल किया. उन्होंने कहा कि आप क्या लिख रहे हो, और ऐसा थोड़ा सा उन्होंने डांटने के फॉर्म में बोला. तो मेरे को ना इनिशियली, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा गुस्सा आया कि यार आप इतने बड़े बच्चे को डांट रहे हो, मतलब ये क्या बात हुई ऐसा. और उसके बाद मैंने कहा सर क्या प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम बताओ इसमें. तो उन्होंने जो पिन पॉइंट करी प्रॉब्लम, आई कैन नॉट थैंक अथर सर इनफ फॉर दिस. मतलब मेरी एस्से की, आई यूज्ड टू राइट गुड एस्सेज वे बैक इन 2020, और मेरा एस्से लिटरली डिटीरियोरेट हुआ समय के साथ. पता नहीं थोड़ा राइटिंग नैक कम हो गया, जैसे प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा था तो अपने आप जैसा भी. तो फिर मेरे ऐसे ना एक चीज मैं पकड़ नहीं पा रही थी कि ऐसे में कम नंबर क्यों आ रहे 3-4 टेस्ट में. तो अथर सर ने पॉइंट आउट किया कि आप ऐसे में खो जा रहे हो, आप फ्लावरी लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस कर रहे हो वाइल यू हैव टू फोकस मोर ऑन द कंटेंट, और आप बार बार मेन टॉपिक से डाइग्रेस कर रहे हो अपने फ्लावरी लैंग्वेज ऐसे को सजाने के पीछे. तो वो चीज उन्होंने बोली, मैंने वो उसको सॉर्ट आउट किया एंड आई वाज मोर रैशनल इन माय, मोर लॉजिकल इन माय एसेज. और फिर उन्होंने कहा कि ये अभी तक का बेस्ट एसे मैंने पढ़ा है. एंड मैंने पोइट्री दिखाई उसमें उनको, ऐसे में पोइट्री लिखती थी, तो वो दिखाई, वो बहुत खुश हुए. एंड उस दिन उन्होंने कहा कि रैंक आ जाएगी आपकी, आप चिंता मत करो. तो मुझे इतनी खुशी हुई. मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई भी आपको प्रिपरेशन के दौरान डांट रहा है, इफ यू आर गेनिंग फ्रॉम देम, तो आप उस डांट को बिल्कुल पॉजिटिव लीजिए. तो अथर सर हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड. चलेगा. I would like to thank you again, Abdija, for coming here and guiding our students, telling you about your journey. And we would like you to contribute to Target UPSC in future also. We would like your Zoom sessions where you will be guiding our students with respect to answer writing. It would be open for all. Yes. And we would like your contribution for the success of other students. Sure, sir. Absolutely. Thank you. Thank you.